Good morning, everybody. Today, the topic that I am going to start in the chemistry is the salt. Okay, and this word or the topic you might have heard from your previous classes. I think from class 7 or the 8 onwards, है ना. क्लास 7 और 8 से आपने ये वर्ड सुना होगा सॉल्ट के बारे में. तो सॉल्ट के बारे में आपने क्या सुना था कि सॉल्ट जो है वो बेसिकली एक बाई प्रोडक्ट है. जब एक एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और वहाँ पे एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है. तो ये चीज़ें जो हैं वो आप लोग क्लास 7 8 से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, है ना. लेकिन इस क्लास में थोड़ा हम लोग सॉल्ट के बारे में कुछ और चीज़ों को जानेंगे, ठीक है ना, जो कि चैप्टर है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट. तो बेसिकली जो सॉल्ट होता है ना वो एक तरह का आपके लिए एक आयोनिक कंपाउंड है. आयोनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड. तो सॉल्ट जो है वो बेसिकली आपके लिए एक तरह का आयनिक कंपाउंड है. अब आयनिक कंपाउंड्स क्या होता है? आयनिक कंपाउंड्स मतलब होता है कि जो आयन से बने होते हैं, जो कि आयन से बने होते हैं. आयनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है कि जो कि आयन से बने होते हैं. और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि आयन्स जो है वो बिल्कुल भी दो तरह के होते हैं. एक होता है आपके पास कटायन, कटायन, और एक होता है आपके पास एनायन, है ना. तो कटायन जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज आयन होते हैं. कटायंस जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं और एनायंस जो होते हैं वो बिल्कुल भी नेगेटिव चार्ज आयंस होते हैं. तो एक कटायन और एक एनायन के कंबाइंड होने से जो एक नया सब्सटेंस बनता है, तो कटायन और एनायन बेसिकली क्या है, एक तरह का आयंस है. तो कटायंस और एनायंस के कंबाइंड होने से जो एक नया सब्सटेंस बनता है दैट इज ओनली कॉल्ड द आयनिक कंपाउंड. तो सॉल्ट बेसिकली एक तरह का आयनिक कंपाउंड है जो कि एक कटायन और एक एनायन से कंबाइंड होने से बनता है, ठीक है. एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल जो आप लोग जानते हो हमेशा कि जैसे कि एसिड और बेस अगर रिएक्शन करते हैं तो हमेशा आपको सॉल्ट एंड वाटर मिलता है. सॉल्ट एंड वाटर जानते हो आप लोग, है ना. तो चलो एक एग्जांपल के साथ लेते हैं तो इस चीज़ को और अच्छे समझ में आएगा, है ना. तो यहाँ पे सपोज करो कि मैं एक बेस लेता हूँ NaOH, NaOH, ये हमारा बेस हो गया. और हम एक एसिड ले लेते हैं, कोई सा भी एसिड ले सकते हो. सपोज करो कि HCl ले लो, HCl ले लो. तो जब इन दोनों को जब हम आपस में रिएक्शन करवाते हैं तब हमें एक कंपाउंड मिलता है यहाँ पे NaCl, और साथ में क्या मिलता है H2O. अब आप देखो कि यहाँ पे जो हमारे पास जो कंपाउंड है जो HCl है, HCl, जब ये कंपाउंड जब ब्रेक करेगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा H+ और यहाँ पे Cl-. ओके. और जब यहाँ पे मेरे पास NaOH जो है जब ये हमारे पास ब्रेक करेगा तो हमें मिलेगा ये Na+ और यहाँ मिलेगा मेरे को OH-. तो आप देखो कि जब मेरे को ये सॉल्ट बनाना है तो इसका मतलब सॉल्ट बनाने के लिए यहाँ पे ये जो पार्ट है ये आपके लिए कटायन है ना. और यहाँ पे जो Cl है वो पार्ट जो है वो यहाँ एसिड से आ रहा है. तो इसका मतलब ये दोनों जो पार्ट हैं ये दोनों ही तो कंबाइंड होकर के आपको बिल्कुल भी सॉल्ट बना रहे हैं ना. तो इसका मतलब कोई भी जो एक सॉल्ट होता है तो सॉल्ट में जो पॉजिटिव पार्ट, जो कटायन पार्ट होते हैं, कटायन ये जो पॉजिटिव पार्ट है वो कहाँ से आते हैं, बिल्कुल भी बेस से आते हैं. ये बिल्कुल भी आते हैं बेस से. ओके. और ये जो आपके पास नेगेटिव पार्ट होते हैं, नेगेटिव पार्ट मतलब जो एनायन है वो कहाँ से आते हैं, बिल्कुल भी एसिड से आते हैं, एसिड से, है ना. तो इसका मतलब इसको थोड़ा और अच्छे से आप डिफाइन करना चाहेंगे हम कटायंस एनायंस को लेकर के तो हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि बेसिकली सॉल्ट क्या है, एक तरह का आयनिक कंपाउंड है जो कि एक कटायन और एक एनायन के कम्बिनेशन से बनता है. एक कटायन और एनायन के कम्बिनेशन से जो सब्सटेंस बनता है दैट इज कॉल्ड द आयनिक कंपाउंड. और सॉल्ट एक तरह का आयनिक कंपाउंड है. और उस आयनिक कंपाउंड जो कि सॉल्ट है उसको बनाने समय या उसके बनते समय उसमें जो पॉजिटिव पार्ट जो कि कटायन है वो हमेशा बेस से आता है और जो नेगेटिव पार्ट एनायन है वो हमेशा एसिड से आता है. तब जाकर के ये सॉल्ट बनता है, ठीक है. तो ये सॉल्ट हमारे पास बन चुका है, तो ये हमारे पास है, ठीक है. अब सॉल्ट के बारे में थोड़ा और कुछ चीज़ों को हम लोग जानते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे आता है pH ऑफ अ सॉल्ट. pH ऑफ अ सॉल्ट, है ना. pH ऑफ अ सॉल्ट, सॉल्ट का pH क्या है सॉल्ट का, है ना. तो बेसिकली तो हम लोग जानते हैं कि सॉल्ट का जो pH होता है वो बिल्कुल भी कितना होता है, वो तो एक न्यूट्रल है तो 7 होना चाहिए. ये तो हमारा जो प्रायर नॉलेज है, जो प्रीवियस क्लास के नॉलेज है उससे हम लोग ये बता सकते हैं कि सॉल्ट तो भाई एक तरह का न्यूट्रल सब्सटेंस है तो उसका तो pH जो है ये बिल्कुल भी कितना होना चाहिए था, pH जो है ये 7 होना चाहिए था. ये हमारा प्रायर क्लास का इन्फॉर्मेशन है. क्यों? क्योंकि सॉल्ट जो है वो एक तरह का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का रिजल्ट होता है इसलिए, है ना. लेकिन इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है.
तो हम लोग यहाँ पे एक और वर्ड जानेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे हम लोग एक वर्ड जानेंगे हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। ये अब हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट क्या है इसको समझते हैं। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट क्या है, देखो पहले तो ये दो टॉपिक जो है आपस में रिलेटेड है, इसलिए आराम से हम लोग चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बोला कि जो सॉल्ट है उसका पीएच जो होता है बिल्कुल 7 होता है, जैसा कि हम लोग जानते थे, है ना। जैसे आप लोग जानते हो, आप लोग तो बोलोगे सर कि सॉल्ट तो न्यूट्रल होता है तो पीएच 7 होना चाहिए, लेकिन मैं आपको अभी बताऊंगा कि ऐसा नहीं है कि सॉल्ट का पीएच हमेशा 7 होता है। 7 से कम भी हो सकता है, 7 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो वो क्या क्राइटेरियाज है वो हम लोग डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। ओके, तो यहाँ पे एक टॉपिक है साथ में हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो हाइड्रोलिसिस, सॉरी वाटर कह रहा हूँ, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, इसका मतलब क्या समझते हैं देखो। तो सॉल्ट, सबसे पहले देखो कि कोई भी जो सॉल्ट होता है ना बाबू, तो वो बिल्कुल भी किस फॉर्मेट में होता है, या तो वो सॉलिड फॉर्मेट में होगा, या तो बिल्कुल भी समझ लो कि पाउडर के फॉर्मेट में होगा। जैसे हम लोग घर में, जो हम लोग घर में सॉल्ट यूज़ करते हैं वो छोटे छोटे क्रिस्टल के फॉर्मेट में होता है। और भी घर में हमारे पास एक दो और सॉल्ट आता है, जैसे कि सेंधा नमक आपने देखा होगा, तो वो भी तरह का सॉल्ट है, रॉक सॉल्ट जिसको बोलते हो, तो वो तो बिल्कुल भी सॉलिड के फॉर्म में आता है। तो इसका मतलब जो भी हमारे पास सॉल्ट अवेलेबल है, या तो वो छोटे क्रिस्टल के फॉर्म में होंगे या बड़े सॉलिड के फॉर्म में होंगे। तो उनका नेचर अगर मुझे टेस्ट करना है कि वो उसका नेचर क्या है, नेचर का मतलब क्या बताया था, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल, वो तो जब वो चीज़ आपको टेस्ट करना है कि वो एसिडिक है कि बेसिक है, न्यूट्रल, तो सॉलिड चीज़ को तो कभी हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा, उसका लिक्विड सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, तभी तो हम लोग टेस्ट कर पाएंगे। यहीं से कॉन्सेप्ट आता है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट का जो बेसिक मतलब है कि कोई भी जब सॉल्ट का, जब हम लोग उसका सॉल्यूशन बनाएंगे, जब कभी भी हम लोग सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाएंगे, मतलब उसको बिल्कुल भी वाटर में जब डिज़ोल्व करेंगे ना, वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। और हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट जब होगा, जब सॉल्ट को आप बिल्कुल भी व्हेन सॉल्ट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, है ना। जब हम लोग बिल्कुल भी इसको हम लोग डिज़ोल्व करेंगे वाटर में, जब सॉल्ट को हम लोग बिल्कुल भी डिज़ोल्व करेंगे वाटर में, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, है ना। लेकिन जब जैसे ही आप सॉल्ट को, कोई भी आपके पास अगर एक सॉल्ट है, कोई भी एक सॉल्ट है, तो आपको तो पता है कि सॉल्ट जो है एक बाई प्रोडक्ट है एसिड और बेस का कम्बिनेशन से, एसिड और बेस को कम्बिनेशन से हमें से सॉल्ट मिलता है। तो जैसे इस सॉल्ट को आप वाटर के अंदर में डालोगे ना, तो ये तुरंत अपना वो जिससे उसको बनाया गया था, उस एसिड और उस बेस में वो अपने आप को ब्रेक करता है। मतलब जिस भी एसिड या जिस भी बेस से उसको मिला करके हम लोग बनाए थे, तो वो अपने उस एसिड या उस बेस का प्रॉपर्टी वो दिखाना स्टार्ट कर देता है। मतलब एक तरह से कह लो कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट क्या है, कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट क्या है, कि इट इज़ अ प्रोसेस इन विच अ सॉल्ट इज गोइंग टू डिजॉल्व इन वाटर, and when it is going to dissolve in water, then it break into its corresponding acid और base। वो अपने corresponding acid और break में ये break करना start हो जाता है। This called the hydrolysis of salt। ठीक है, अब यहीं से केस स्टार्ट हो जाता है कि टाइप ऑफ हम लोग सॉल्ट थोड़ा सा देख लेते हैं, टाइप ऑफ सॉल्ट, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से एक टॉपिक आपको बताता हूँ, टाइप ऑफ सॉल्ट, टाइप ऑफ सॉल्ट। अब यहाँ से आता है टाइप ऑफ सॉल्ट। अब सॉल्ट का भी टाइप आ गया है, अब देखते हैं क्या टाइप आता है। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग देखते हैं, सॉल्ट का सबसे पहला जो टाइप होगा वो होगा एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट, तो बाबू जब मैं एसिडिक सॉल्ट बोल रहा हूँ तो 100% इस सॉल्ट को जब हम लोग वाटर में डिज़ोल्व करेंगे और जब इसका हम लोग पीएच टेस्ट करेंगे, तो 100% इसका जो पीएच होगा वो लेस देन 7 होगा। जब इसका पीएच लेस देन 7 होगा तभी तो ये एसिडिक सॉल्ट होगा। तो कोई भी एसिडिक सॉल्ट होता है उसका पीएच जो होता है वो 7 से लेस होगा, तो वो एसिडिक सॉल्ट होगा। अब थोड़ा डिटेल में एक बार देख लेते हैं कि वो एसिडिक कैसे होगा। तो हमें तो ये पता है कि जब कभी भी हम लोग एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस को जब रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे सॉल्ट और प्लस यहाँ पे वाटर मिलता है। हमें ये पता है कि एसिड और बेस को रिएक्शन करने से सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। लेकिन जब हम बात करेंगे कि ये सॉल्ट जो है, ये सॉल्ट बिल्कुल कैसा होगा, एसिडिक होगा। एसिडिक, अगर ये सॉल्ट बिल्कुल अगर एसिडिक सॉल्ट होगा, है ना, तो एसिडिक सॉल्ट कैसे बनेगा वो देखो। जब एसिड और बेस को जब रिएक्शन आप करवा रहे हो ना, जब एसिड और बेस को जब आपस में रिएक्शन करवा रहे हो, अगर आपका एसिड जो आप इस्तेमाल कर रहे हो वो एसिड अगर एक तरह से स्ट्रॉन्ग है और बेस जो इस्तेमाल कर रहे हो अगर वो वीक है, है ना।
अगर एसिड और बेस को रिएक्शन करवा रहे हैं तो अगर एसिड अगर आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो और बेस को थोड़ा वीक बेस ले लो तो उस केस में जो सॉल्ट बनेगा ना उसका नेचर जो होगा वो थोड़ा सा एसिडिक नेचर में आ जाएगा, एसिडिक नेचर में, ठीक है ना। जैसे कि इसका एग्जाम्पल बताता हूँ, इसका एक एग्जाम्पल लेता हूँ तो और अच्छे से क्लियर होगा। एक एसिडिक सॉल्ट का एग्जाम्पल लेता हूँ जो कि है आपके पास अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड जो है बाबू वो बिल्कुल भी एक तरह का एसिडिक सॉल्ट है, ओके, एसिडिक सॉल्ट है। तो अगर ये एसिडिक सॉल्ट है तो हम लोग थोड़ा चेक कर लेते हैं एक बार कि ठीक है चलो मैंने बोल दिया कि एसिडिक सॉल्ट है तो एक बार टेस्ट कर लेते हैं क्या दिक्कत है। देखो तो ये NH4 जो Cl है, NH4Cl है, इसका हाइड्रोलिसिस कर दो। हाइड्रोलिसिस मैंने बताया था ना, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, वाटर में डिजॉल्व करो, वो कॉरस्पॉन्डिंग अपने कटायन आयन में ब्रेक कर लेगा, मतलब अपने एसिड और बेस में अपने आप को ब्रेक कर लेगा, ठीक है ना। तो जैसे ही ये अमोनियम क्लोराइड, ये NH4 का मतलब अमोनियम क्लोराइड, ओके, अब यहाँ पे लिख लेना कोई दिक्कत नहीं, अमोनियम क्लोराइड और यहाँ पे वाटर को रिएक्शन करवा रहे हैं। तो जब रिएक्शन आप कराओगे तो यहाँ बनेगा आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मतलब यहाँ पे NH4OH और साथ में यहाँ पे HCl, NaCl, है ना। तो ये हो गया आपके लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये जो कंपाउंड है ये हो गया आपके लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड, लिख देता हूँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और ये तो आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना। और ये तो अमोनियम क्लोराइड था, इसको भी लिख ही देता हूँ अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। तो ये अमोनियम क्लोराइड है, वाटर में इसको डिसॉल्व कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो यहाँ बिल्कुल भी किस में ब्रेक कर रहा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में और HCl में। और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ये जो HCl है ये बिल्कुल भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो इसका मतलब, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक तरह से आपके लिए वीक बेस है, ठीक है, वीक बेस है, वीक बेस है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक तरह से वीक बेस है और HCl जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इनको इन्हीं के कम्बिनेशन से आपको NH4Cl और H2O मिला, उल्टा लिख देंगे तो वही रिएक्शन हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड एक तरह का सॉल्ट है, बट ये एक तरह का क्या है, सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है। तो अमोनियम क्लोराइड को अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे और हम लोग pH से टेस्ट करेंगे ना तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल भी जो है वो एसिडिक सॉल्ट है कि नहीं है। कभी लैब में आपको करके दिखाऊंगा इसको, चलो ठीक है। तो ये पहला टाइप हो गया आपका एसिडिक सॉल्ट। अब सेकंड आते हैं, तो सेकंड जो आपका आएगा वो होगा आपके लिए बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। जब हम बेसिक सॉल्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो 100% जो इसका pH है बाबू इस बार वो ग्रेटर होगा 7 से। जब बेसिक बोल रहे हैं ना तो बेसिक बोल रहे हैं तो उसका pH तो आपको बिल्कुल भी 7 से ग्रेटर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फिर से वही कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि हमारे पास हमको पता है एसिड और प्लस बेस, एसिड और बेस को रिएक्शन करने से हमें क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। तो इसका मतलब इस केस में जब हम बोल रहे हैं कि ये जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट है, ये मेरा बेसिक है, बेसिक सॉल्ट है, ये मेरे पास बेसिक सॉल्ट है, तो 100% अगर उसका नेचर बेसिक है तो जो बेस इस्तेमाल कर रहे हैं बाबू ये स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। और जो एसिड इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल भी आपको वीक होना चाहिए। तो एक वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस को जब रिएक्शन कराओगे तो जो सॉल्ट यहाँ पे हमें मिलेगा वो एक तरह से हमारे लिए बिल्कुल भी जो सॉल्ट होगा वो बेसिक सॉल्ट होगा। क्यों बेसिक सॉल्ट होगा, क्योंकि एसिड और बेस में जो बेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ा ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो प्रोडक्ट में अपना कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी तो दे के ही जाएगा। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो आपका सॉल्ट भी बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका एक एग्जांपल ही बता देता हूँ, इसका एक एग्जांपल बताता हूँ, सोडियम कार्बोनेट, हाँ सोडियम कार्बोनेट ले लो, Na2CO3, Na2CO3। तो ये आपके लिए हो गया, आपके लिए सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, है ना। तो सोडियम कार्बोनेट जो है बाबू वो एक तरह का बेसिक सॉल्ट होता है, बेसिक सॉल्ट, ठीक है ना। तो इसका आप चाहो तो हाइड्रोलिसिस करके चेक कर सकते हो, मैं दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे Na2CO3 और प्लस ये H2O, तो इसको हम लोग वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं। तो जैसे डिज़ोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपको NaOH और प्लस H2CO3, H2CO3। बैलेंसिंग कर लो, यहाँ पे 2 है तो 2 सोडियम, 1 कार्बन, ऑक्सीजन 3 और 1 4, 3 और 1 4, हाइड्रोजन 2 और 2, ठीक है, बैलेंस्ड, ओके।
तो यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे ये आपके लिए हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट किया है। तो आप देखो कि यहाँ पे ये एक सॉल्ट है और वाटर है। यहाँ पे सब लोग जानते हैं और मैंने आपको शुरू से बताया है बाबू कि बेस में जो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो होता है NaOH। तो आप देख लो क्या आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस है? जी हाँ, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बेस है। और H2CO3 जो कार्बोनिक एसिड होता है, ये आप लोग जानते ही हो, कार्बोनिक एसिड, और ये एक तरह का वीक एसिड होता है, ये आप लोग जानते हो, कार्बोनिक एसिड जो वीक एसिड होता है। तो इसका मतलब जो कोई भी बेसिक सॉल्ट होता है ना, तो उस बेसिक सॉल्ट में आपका जो एसिड है वो वीक नेचर का होगा और बेस जो है वो बिल्कुल भी आपका स्ट्रॉन्ग नेचर का होगा, तभी जो सॉल्ट में उसका थोड़ा बेसिक प्रॉपर्टी आ जाएगा। तो ये आप दो समझ गए, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। अब थर्ड जो आपका आता है वो आता है आपका न्यूट्रल सॉल्ट। थर्ड लिख देता हूँ, न्यूट्रल, न्यूट्रल सॉल्ट, है ना। तो इसका मतलब इस केस में न्यूट्रल, तो हम यहाँ पे pH मेरा कितना हो जाएगा? बिल्कुल भी 7, वेरी गुड 7। तो इसका मतलब इसका pH जो होगा वो कितना होगा? बिल्कुल 7 होगा। तो इस केस में हम लोग जब एसिड लेते हैं, एसिड प्लस बेस, तो ये मेरे को क्या देता है? सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। तो जब हम न्यूट्रल, पहले इससे पहले हमने क्या बताया था? एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट के बारे में। तो एसिडिक सॉल्ट कैसे होता था? एसिडिक सॉल्ट के बारे में क्या बताया था कि अगर एसिड स्ट्रॉन्ग और बेस वीक तो सॉल्ट एसिडिक। उल्टा क्या बताया था? अगर एसिड वीक और बेस स्ट्रॉन्ग तो सॉल्ट बेसिक। लेकिन जब न्यूट्रल सॉल्ट के बारे में बात करें, न्यूट्रल सॉल्ट केस में, तो इसमें अगर आप एसिड स्ट्रॉन्ग ले रहे हो, स्ट्रॉन्ग, तो बेस भी आपको स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप वीक ले रहे हो, एसिड वीक ले रहे हो, तो बेस भी आपको वीक लेना पड़ेगा। इसका मतलब एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग लीजिए या फिर दोनों वीक लीजिए, तो इस केस में जो सॉल्ट बनेगा वो बिल्कुल भी न्यूट्रल सॉल्ट होगा, न्यूट्रल सॉल्ट, ये बिल्कुल भी आपके लिए न्यूट्रल सॉल्ट होगा। अंडरस्टूड? कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ एग्जांपल लिख लेता हूँ। इसका एग्जांपल लिखता हूँ आपको, इसका वीक वाले का लिख देता हूँ पहले। ये वीक वाले, वीक जो एसिड और बेस को रिएक्शन करने से मिलता है। तो इसका एग्जांपल अमोनियम कार्बोनेट लिख लो, NH2 CO3, है ना, CO3, इसका नाम हो गया अमोनियम। NH4 का मतलब तो अमोनियम, अमोनियम, और CO3 कार्बोनेट, कार्बोनेट। तो ये हो गया अमोनियम कार्बोनेट। ये कैसे बनता है? एक वीक एसिड और एक वीक बेस को अगर आप आपस में रिएक्शन करोगे तब जा करके ये आपको अमोनियम कार्बोनेट मिलेगा। और स्ट्रॉन्ग का तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, जो हम लोग से घर में यूज़ करते हैं, NaCl। इसमें सोचने की तो बात ही नहीं है, स्टार्टिंग में ही जस्ट एग्जांपल में दिखाया था। NaCl और NaOH दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे NaCl जो होता है वो न्यूट्रल सॉल्ट होता है। ओके, तो ये मैंने कुछ सॉल्ट के बारे में आपको थोड़ा डीप में थोड़ा नॉलेज आपको दे दिया, है ना। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको जाननी चाहिए। तो आई होप यहाँ तक सारी जो टॉपिक थे वो क्लियर होगा। नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल कंपाउंड्स के बारे में। ओके, थैंक यू वेरी मच।